हेलो गाइस, ये हड़प्पा सभ्यता का वीडियो तीसरा है। फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है एंड ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, वहाँ की जल निकास प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार, भवन निर्माण, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में जो है देखा था। एंड सेकंड वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, ठीक है, उनकी वेशभूषा, कैसा उनका सौंदर्य था, ठीक है, क्या सौंदर्य प्रशासन जो है वो कैसा था वहाँ का, और आर्थिक जीवन जो है कैसा था वहाँ का, ठीक है, ये देखा था। एंड थर्ड वीडियो में हम यहाँ का धार्मिक जीवन देखेंगे और ऐसे कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के और इसका पतन कैसे हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धार्मिक जीवन का क्या मतलब है कि उनके धर्म के प्रति कैसा उनका जीवन था, ठीक है, वो धार्मिक चीज़ों को, किन किन चीज़ों को धार्मिक के अंदर रखते थे, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। सिंधु सभ्यता काल के समाज में धार्मिक नियम कायदे कैसे थे, इसके लिए हमें पुरातात्विक सामग्रियों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, ये किस टाइम की मानी जाती है? अर्ध ऐतिहासिक टाइम पीरियड इसका माना जाता है, अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसके जो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं इसमें और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। बट जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो पढ़ पाना मुश्किल रहा है, ठीक है, उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि उस समय जो मूर्तियाँ, मुद्राएं, पत्थर, जो खुदाई के दौरान जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई है वो सारी पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आती है और उन्हीं के बेसिस पे जो है हम ये पता लगाते हैं कि उस टाइम का धार्मिक जीवन जो है लोगों का कैसा रहा होगा, ठीक है, कैसे लोग धर्म जो है अपनाते होंगे, ठीक है, इन सब का पता केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमने पता लगा पाए हैं। सिंधु सभ्यता की पुरातात्विक सामग्री जो उस समय में प्रचलित धर्म का ज्ञान कराती है, इनमें मूर्तियाँ, मुद्राएं, पत्थर, मृदभांड तथा पत्थर से निर्मित लिंग, चक्र की आकृतियाँ, ताम्रफलक और कुछ विशिष्ट भवन जिनका प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें उस टाइम के धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है कि लोगों के जो है कैसा धर्म अपनाते थे, क्या उनकी आस्था थी धर्म के प्रति। हड़प्पा संस्कृति में अभी तक कोई ऐसा भवन नहीं मिला है जिसे सर्वमान्य रूप से मंदिर की संज्ञा दी जा सके, जिससे बिल्कुल पुख्ता ये हो कि वो मंदिर ही हो, ठीक है, ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला है। एक कोई ऐसा भवन टाइप का नहीं मिला है जो आज के टाइम में मंदिर जैसा बना होता है स्ट्रक्चर, वैसा कुछ मिला नहीं है। लेकिन जो व्हीलर महोदय हैं, व्हीलर महोदय ने एचआर क्षेत्र में एक आयताकार घर प्राप्त किया है और जिसमें कुछ सीढ़ियाँ बनी गई है। इसको मंदिर का रूप माना गया है क्योंकि जो स्ट्रक्चर अभी हम मंदिर का देखते हैं, जो यूज़ करते हैं, बनाते हैं, उस टाइम पे वैसा कुछ था नहीं। तो एक आयताकार जो है घर प्राप्त हुआ है जिसके चारों ओर जो है लकड़ी की जो है बाउंड्री बना करके सीढ़ियाँ बनाई गई है उस पर, तो उसको एक मंदिर की संज्ञा दी गई है कि उसको माना गया है कि एक मंदिर है। एंड जो यहाँ पे पूजा पाठ होता था उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप की पूजा होती थी, ठीक है, और किस किस चीज़ों की पूजा की जाती थी। विभिन्न सिंधु क्षेत्र में स्नान कुंड, स्नानागार, कुओं और इमारतों के अस्तित्व से यह अनुमान लगाया जाता है कि पूजा शुद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है। शुद्धि यानी कि जब आपको पवित्र होना है उसके लिए जो है अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए जो है पूजा की जाती थी। और उसके लिए क्या बने हुए थे? बड़े बड़े स्नान कुंड, स्नानागार बने हुए थे जिसमें क्या करते थे लोग जो है डुबकी लगाते थे, ठीक है, और अपनी शुद्धि करते थे और उस टाइम पे पूजा पाठ होती थी। मोहनजोदड़ो की कई बड़ी इमारतों की पहचान मंदिरों के रूप में की गई है क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियाँ इन्हीं इमारतों से मिली गई है, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? वहाँ से हमें इमारत जो है प्राप्त हुई है जहाँ पे मूर्तियों के स्ट्रक्चर जो है, मूर्तियाँ जो है वहाँ पे विद्यमान है। उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, जो हमारे इतिहासकार है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है मंदिर जो है रही होगी और यहाँ पे पूजा पाठ होता होगा। और अपनी शुद्धि के लिए जो स्नानागार मिले हैं लोग उसमें जो है धार्मिक पूजा जो है करके उसमें अपनी शुद्धि करते होंगे स्नानागार में डुबकी लगा के। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें मोहरों का, तो मोहरों का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है उस रोल रहा है धार्मिक जीवन को जानने के लिए। पूजनीय वस्तु के प्रमाण के तौर पर, जो पूजनीय वस्तु होती है जिसकी हम पूजा कर सकें, ठीक है, उसके प्रमाण के तौर पर हमें हड़प्पा की जो मोहरें हैं
और पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, वो विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। मोहरों के मिलने वाले प्रमाण में स्वार्थिक जो महत्वपूर्ण जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो क्या है, देवता की पहचान यहाँ पे क्या शिव के रूप में की गई है। ठीक है, कि उस टाइम जो है शिव देवता की भी जो है उपासना की जाती होगी, पूजा की जाती होगी। ये हमें किससे पता चला है? मोहरों से, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं हमें हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं। कई मोहरों पर एक देवता जिसके सिर पर सींग का मुकुट है, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके चारों ओर बकरी, शेर, हाथी, मृग खड़े हुए हैं। इसे पशुपतिनाथ का पशुपति माना गया है। पशुपति यानी कि शिव को माना गया है। ठीक है, जो इसके चारों ओर एक मूर्ति जो है वो बैठी है योगी की मुद्रा में, उसको हमने माना है शिव की मूर्ति है वो। और कई स्थलों पर देवताओं के सींग के बीच में एक पौधा उगता दिखाया गया है। एक अन्य मोहर पर योगी नंगे बदन पीपल की शाखाओं के बीच खड़ा है और एक उपासक उसके सामने झुका हुआ है। इसमें योगी के साथ सर्प की आकृति भी इस शिव के रूप में मान लिया गया है। आकृति भी इस शिव के रूप में मान लिया गया है। अनेक हड़प्पाई स्थलों से शिव के लिंग भी प्राप्त हुए हैं और इन प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने शिव को हड़प्पा का सबसे प्रमुख देवता माना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुए हमें? शिवलिंग जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो शिव का स्ट्रक्चर जो शिवलिंग का होता है वो प्राप्त हुआ है, जिससे माना गया है कि यहाँ पे लोग जो है शिव के उपासक होंगे। ठीक है, शिव की उपासना करते होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा जो है मोहरों से पता चला है। जो हमें हड़प्पा से मोहरें प्राप्त हुई है, सबसे ज़्यादा मोहरें प्राप्त हड़प्पा से जो हमें हुई है, उससे हमें शिव के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम पूजा की बात करें तो मत देवी की भी जो है यहाँ पे पूजा होती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ इत्यादि जो स्थल है वहाँ से खुदाई से मिट्टी के अनेक जो है नारी की आकृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। और जो ये आकृतियाँ हैं, ये नारी आकृतियों ने कई लड़ी वाले हार पहने हैं, चूड़ियाँ पहन रखी है, कर्णभरण आदि ये सब पहने हैं। और ये जो मूर्ति है इसके दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है दीपक जैसी आकृति बनी हुई है। ठीक है, जिसमें कालिख लगी हुई मिलती है, आकृति जो बनी हुई है, जिससे देखकर ठीक है ऐसा लगता है कि इसमें जो है घी से डूबी हुई जो है बत्ती डाल करके आग का दीपक जो है उस टाइम पे लोग जलाते होंगे। ठीक है, किसी किसी नारी की आकृति के साथ शिशु को भी दिखाया गया है। अधिकांश जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में नारी मूर्ति यानी मत देवी की ही मूर्तियाँ थी जिनकी पूजा होती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोग मत देवी की भी पूजा करते थे। ऐसी जो है हमें आकृतियाँ जो प्राप्त हुई हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान कहाँ से, जो हड़प्पा की आकृतियाँ प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, ये सारे स्थलों से जो आकृतियाँ प्राप्त हुई है उसके बेसिस पे हम जो है इतिहासकार कहते हैं यहाँ पर नारी मूर्तियों की पूजा की जाती होगी। अभी हमने देखा कि जो मोहर है, मोहर हमें जो हड़प्पा से जो मोहर प्राप्त हुए हैं उससे क्या पता चलता है हमें कि वहाँ पे जो है शिव की भी जो है उपासना की जाती होगी हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी में पाए गए 3 मुख वाली मूर्तियों के आधार पर यह पता चलता है कि वहाँ शिव की पूजा समाज में प्रचलित थी। ठीक है, तो जो मोहरें प्राप्त हुई उससे भी पता चलता है कि जो शिव की पूजा है वो काफ़ी प्रचलित थी उस टाइम पे। शिव पूजा का संबंध जो है पशुओं की पूजा से जोड़ा गया है, इसीलिए उन्हें जो है पशुपति जो है माना गया था, पशुपति भी कहते थे क्योंकि शिव को क्या है पशुपति भी कहा जाता है। इसलिए जो शिव की पूजा है इसका संबंध क्या है, पशुओं की पूजा से जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे वो जो है वृक्ष और नाग की भी जो है पूजा किया करते थे। हड़प्पा वासी वृक्ष और नाग की भी पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं और मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर पीपल, बबूल, नीम, केला, ताड़, खजूर आदि जो वृक्ष हैं उसका चित्रण मिलता है। कुछ जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों पर पीपल को बाड़े से घेरा दिखलाया गया है तथा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनकी एक विशेषता ये थी कि वो वृक्षों में जो है पीपल के वृक्ष की जो है पूजा किया करते थे। और जो कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष को दो रूप में पूजा जाता था। एक रूप में वृक्ष की पूजा उसके प्राकृतिक रूप में की जाती थी, यानी कि जैसा वो है सिर्फ वृक्ष, उसको जो है उस रूप में की जाती थी। और जो दूसरा रूप था वृक्ष में मौजूद पवित्र आत्मा, ठीक है, उसकी जो है पूजा की जाती थी। पीपल को काफ़ी जो है एक पवित्र माना जाता है, इस बेसिस पे भी की जाती थी कि इसमें काफ़ी पवित्र आत्मा जो है वास करती है, इसलिए जो है इसकी पूजा की जाती थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रतीक पूजा। अनेक स्थलों पर सींग, स्तंभ व स्वास्तिक के चित्र प्राप्त हुए। स्वास्तिक यानी कि जो इस टाइप का बना होता है, और संभवत ऐसा मानते हैं कि इनका जो है एक धार्मिक महत्व था और इनकी पूजा होती होगी, और शायद ये अंधविश्वास के प्रमाण थे। मंदिरों पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर दीप धूप जलाते दिखाए गए हैं। खुदाई में अनेक स्वास्तिक चक्र जो है प्राप्त हुए हैं। क्रॉस चिन्ह के जो है यहाँ पे अंकित मिलते हैं। और हिंदू धर्म में स्वास्तिक आज भी शुभ व पवित्र माना जाता है। संभवतः इस भावना की शुरुआत जो है हड़प्पा काल है उसी में हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए जो है लोग स्वास्तिक को भी जो पूजते थे, हड़प्पा वासी जो थे। और इसके साथ ही साथ वहाँ जो है जानवरों को भी पूजा जाता था। जानवरों में जो बैल है उनकी जो है पूजा जो है होती थी उस समय हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित होने के भी साक्ष्य मिले हैं। काल्पनिक पशुओं का भी साक्ष्य मिलता है, जैसे मानव मुख वाला बकरा, आधा मानव व आधा गाय वाला प्राणी, 3 सिर वाला प्राणी। विद्वानों का भी यही मानना है कि संभव ही ऐसा पशु जो है उस टाइम कभी रहे होंगे, क्योंकि किसी भी जीव के अस्तित्व को हम केवल जो है इस आधार पर नहीं नकार सकते कि इस टाइम पर वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर जो है हम इसलिए नहीं इसको नकार सकते कि ये बात जो है झूठी है, अंधविश्वास होगा, ऐसे ही लोग मनाते होंगे कि अभी है जो है वो नहीं है, वैसे जानवर जो भी है वो इस टाइम पे नहीं है। ये विद्वानों का मानना है कि हम उसे नकार नहीं सकते। अगर उदाहरण के तौर पे बोले तो हम आज जो है डायनासोर के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, ठीक है, हम डायनासोर मानते हैं कि हाँ हमारे से पहले जो है डायनासोर का अस्तित्व था, लेकिन अब जो है डायनासोर के जो है वो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिनकी आराधना करते थे उनमें कई जानवर भी शामिल हैं, और जिनमें बैल जो है उनमें से एक ही है। यहाँ की कई मुहर्रों पर एक कुबड़ वाला बैल अंकित है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बैल को बहुत शुभ मानते थे और इसलिए जो है उन्हें पूजते थे। और इसके साथ ही साथ जो हड़प्पा वासी थे वो अग्नि पूजा जो है उसमें भी विश्वास रखते थे। लोथल से भी अनेक अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ये प्रमाण महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ये संकेत मिलता है कि विभिन्न पात्रों के हड़प्पा निवासी अलग अलग धार्मिक रीतियों के अनुयायी थे तथा वैदिक युग के धर्म में अग्नि पूजा के विरोध का विशेष महत्व था। वैदिक काल में आर्य विभिन्न प्रकार के जो है उस टाइम पे लोग थे। कालीबंगा से जो प्राप्त प्रमाण है उससे पता चलता है कि आर्यों ने हड़प्पा क्षेत्र में बसने के बाद हड़प्पा वासी की ही धार्मिक रीतियों को अपनाया था, ठीक है। अगर हम बात करें आर्यों की तो वो पहले जो है अग्नि पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जैसे ही वो जो है इस क्षेत्र में बसने लगे फिर धीरे धीरे उन्होंने धार्मिक जो रीतियाँ हैं इनको अपनाया, ठीक है। और उपयुक्त विवरण से जो है ये संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के धर्म का आचरण जो है प्रचलित था। इसलिए अग्नि जो है पूजा होती थी, सूर्य पूजा होती थी, जल पूजा होती थी। तो ऐसी काफ़ी सारी जो पूजाएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किया करते थे। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख स्थल जो है वो कौन कौन से रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना गया है। ये जो है ये सबसे पुराना शहर है जो दक्षिण एशिया में बसा हुआ है, ठीक है। इस पुराने शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी कल्पना जो है हम सब नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिंध में लगभग 46
4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान का जो सिंध है, ठीक है। जब इतिहासकार ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई तो इसमें बड़ी बड़ी इमारतें जो है मिली, जलकुंड जो है मिले, सुंदर सुंदर चित्रकारी मिली, मिट्टी धातु से बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियाँ, पत्थर जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे मोहनजोदड़ो से, जो हमें हेल्प करता है हड़प्पा सभ्यता को जानने में। नेक्स्ट देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था। जैसे आज हम अपने घरों में रहा करते हैं, वैसे ही लगभग 4600 साल पहले मोहनजोदड़ो के समय में जो लोग थे, लोग भी अपने घरों में रहा करते थे और खेती किया करते थे। ये कब की बात हो रही है? ये आदि ऐतिहासिक काल की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता जो एक बहुत विकसित सभ्यता मानी जाती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। जो मोहनजोदड़ो था, जो शहर था उस समय, जो उसकी बसावट थी, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है कि कैसे शहर बसा हुआ था। इसके बाद हम बात करें हड़प्पा की, तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित था और 1921 में दयाराम साहनी ने जो ये स्थल है इसकी खोज की थी। हड़प्पा से जो स्वास्तिक चिन्ह जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो जो है यहीं से जो स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि लोग जो है स्वास्तिक की भी जो है पूजा करते थे, ठीक है, यहीं से प्राप्त हुए हमें। और हड़प्पा सभ्यता में जो है 6 अन्नगार मिले हैं, यानी कि जहाँ अन्नगार क्या है, जो बड़े बड़े खोद करके अन्नगार बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे और उसमें जो है अन्न रखा जाता था, अन्न को स्टोर करके रखा जाता था। इसके बाद ईंटों से बनी चबूतरे जो है 2 प्रांतों में जो है मिली है और प्रत्येक की जो लंबाई है क्या बनी है, ये जो अन्नगार है ये कैसे बनी है, ये ईंटों से बनी है, ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी है, 15.23 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 6.9 मीटर जो है मानी गई है। और यहाँ जो फर्श की दरारें हैं, ठीक है, फर्श की दरारों में क्या मिला, हमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अन्न को जो है स्टोर करके रखा जाता होगा, ठीक है। और हड़प्पा में जो है 2 कमरे वाली बैरक भी मिली है और जो श्रमिकों के रहने के लिए बने होते, ठीक है। तो अगर यहाँ अन्नगार है तो बेसिकली यहाँ पे श्रमिक ही काम करते होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में 2 वर्ग जो है बोला गया है, एक ऊपरी वर्ग है, एक निचली वर्ग है। तो जो ऊपरी था उस पर राजा जो है ये सब रहते थे, पुरोहित रहते थे। जो निचली था, निचली भाग, उस पर कौन रहते थे, श्रमिक लोग, ये सब रहते थे, ठीक है। तो जो अन्नगार जो प्राप्त हुए हैं वो जो है बेसिकली वहाँ श्रमिक ही रहते होंगे और वो अपना जो है काम करते होंगे, खेती वेती करके जो गेहूँ है उन सबको स्टोर करके रखते होंगे, ठीक है। ये श्रमिक वर्ग का काम होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसके बाद प्रमुख स्थल में नाम आता है कालीबंगा का, और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ से 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। और यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव है, यानी कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ मकानों में एक पल्ले दरवाजे, यानी जो एक साइड से खुलता है वो दरवाजे जो है यहाँ लगे हैं। और कालीबंगा में अग्निकुंड जो है वो प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा गंगानगर के राजस्थान में जो है स्थित है और यहाँ हर घर के नदी के किनारे जो है यहाँ पे हर घर नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यहाँ जो है सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सरसों की जो है खेती होती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोथल, और इसके जो खोजकर्ता है वो रंगनाथ राव है। ये जो है भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में जो है चावल उगाने के अवशेष भी पाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अन्न पीसने की चक्की तथा फारस की मोहर जो है, नाव के साक्ष्य, अग्नि जो वेदी है इसके भी प्रमाण जो है हमें यहाँ से लोथल से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ हाथी दांत का पैमाना आदि भी जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो लोथल है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रमुख स्थल में नेक्स्ट आपका चौंद्रो है, और चौंद्रो में जो सिंधु संस्कृति है इसके बाद जो है झुग्गर या झूमर संस्कृति विकसित हुई थी। किसके बाद? सिंधु संस्कृति के बाद। और यहाँ मनके बनाने के कारखाने जो है प्राप्त हुए हैं और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान जो है मिले हैं। इसके साथ ही गुड़िया बनाने का कारखाना भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है।
और जो चहुंदड़ा है वहाँ पे वक्राकार ईंट मिले हैं और कांसे की बैलगाड़ी जो है मिली है। इसके साथ इक्का गाड़ी के भी अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो है इक्का गाड़ी का भी जो है लोग यूज़ करते होंगे और कांसे से भी जो है बैलगाड़ी बनाते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद रंगपुर है और जो इसके खोज करता है वो रंगनाथ राव हैं और ये जो है गुजरात के जो मादर नदी है उसके तट पर स्थित है और यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं तथा कच्ची ईंटों से बने जो है दुर्ग मिले हैं, यानी कि कच्ची ईंटों से बने किले जो है यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है धोलावीरा और यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के जो है साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ से जैसे कैसे हड़प्पा संस्कृति जो है वो बनी, कैसे उभरी और कैसे उसका पतन हो गया, ठीक है, कैसे वो समाप्त हो गई, इसके साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिलते हैं। और ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर है कौन, धोलावीरा, ठीक है। शंख के आभूषण जो है सेलखड़ी, तांबा, सोना और पक्की मिट्टी के मनके जो है यहाँ से प्राप्त हुए। साथ ही साथ यहाँ से साइन बोर्ड भी जो है प्राप्त हुआ है जो धोलावीरा है वहाँ से। नेक्स्ट आपका देखते हैं। इसके बाद जो है हम इसका पतन पढ़ेंगे, कैसे इसका पतन हो गया। प्रमुख स्थल में जो नेक्स्ट है वो है बनावली और इसके जो खोजकर्ता है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट और ये जो है हिसार हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे पर ये जो है स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन के अवशेष प्राप्त मिले हैं तथा ब्रांडेड क्वालिटी के जो है यहाँ पे जौ और तेल, ठीक है, सरसों जो है यहाँ से साक्ष्य जो है यहाँ प्राप्त हुए हैं, किसके, जौ के और सरसों के जो है यहाँ से ब्रांडेड क्वालिटी में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हल की आकृति वाला खिलौना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिससे हम मानते हैं कि उस समय जो है लोग हल का यूज़ करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसका पतन देखेंगे, कैसे जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है, कौन से वो मेन रीज़न रहे जिसकी वजह से ये जो इतनी अच्छी खासी सभ्यता बनी थी वो जो है समाप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का मत एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है वो निम्न कारणों से हुए होंगे, ठीक है। तो कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि जो हम जिस हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं वो केवल पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हीं के बेस पर बात करते हैं, क्योंकि जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी हाइड्रेटिंग जो लिपि थी उनकी वो नहीं पढ़ पाए हैं हम, ठीक है। इसलिए जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसी के बेस पर जो है हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो जो मेन कारण जो माने जाते हैं अब वो हम देखेंगे, ठीक है। मेन कारण क्या है, जैसे बाढ़, भूकंप हो गया, ठीक है, कैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो मेन कारण रहे हड़प्पा सभ्यता के, इसके साथ ही साथ जो बाहरी आक्रमण हुए थे, ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का मेन कारण माना जाता है खत्म होने का वो आता है बाढ़। और एक प्रसिद्ध भूभाग शास्त्री कहानी के अनुसार सिंध घाटी सभ्यता का विनाश संवत भाव बाढ़ के कारण हुआ होगा, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध एक भूभाग जो शास्त्री हैं, ठीक है, शास्त्री सहानी, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो बाढ़ है उसके कारण ही जो है सिंधु सभ्यता जो है वो ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि उस टाइम पे बाढ़ बहुत आती थी, ठीक है। बाढ़, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है वो पूरी नदी के किनारे बसी थी, जिसके कारण जो है बाढ़ काफ़ी आती थी, जिस वजह से उस सभ्यता का नाश हो गया होगा, ठीक है। उन्होंने आशंका जताई कि उस समय सोमवत, सिंधु और रावी नदी में भीषण बाढ़ आई होगी, ठीक है। इस वजह से इन नदियों का प्रवाह जो है उसकी दिशा जो है बदल गई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के आधुनिक जो नगर है वो जलमग्न हो गए होंगे। और इसी तरह जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विनाश हो गया होगा बाढ़ के कारण, ठीक है। बाढ़ के कारण क्यों हो गया होगा, क्योंकि बाढ़ आई होगी तो जिससे जो आसपास का एरिया है वो सारा बाढ़ के अंदर आ गया होगा, इसमें जो है लोग डूब के मर गए होंगे और इसी तरह जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ख़त्म हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का रीज़न माना जाता है वो माना जाता है भूकंप का, क्योंकि भूकंप भी जो है उस टाइम पे काफ़ी जो है देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संवत इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप आया होगा। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि उस टाइम पे क्या होगा कि एक काफ़ी हैवी, काफ़ी जो है शक्तिशाली भूकंप आया होगा, काफ़ी तेज भूकंप आया होगा। और जो ये भूकंप है, इस भूकंप में जो है सैकड़ों लोग, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनकी जानें चली गई होगी। ठीक है, और इस वजह से है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक जो है ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई होगी। ठीक है, तो भूकंप जो है मेन, इसको भी मेन रीज़न माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं महामारी। ठीक है, महामारी को भी जो है एक मेन रीज़न माना जाता है कि इसके वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया होगा, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से प्राप्त जो नरकंकाल है उनका परीक्षण हुआ। ठीक है, परीक्षण करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकला कि जो हड़प्पा जो वासी थे, जो हड़प्पा के निवासी लोग थे, ठीक है, जो लोग थे वो क्या थे, मलेरिया महामारी जैसे जो है अनेक प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसके शिकार हुए होंगे। और ये जो बीमारी है, ये मलेरिया जो बीमारी है, इसके कारण जो है जो लोग हैं वो ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है धीरे धीरे फैल गई होगी। और ये फैलने के कारण सारे लोग जो है धीरे धीरे इस बीमारी के चपेट में आ गए होंगे और लोगों का अंत हो गया होगा। और इस तरह जो है हड़प्पा सभ्यता है जो ख़त्म हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो हम पतन का कारण मानते हैं वो बाहरी आक्रमण मानते हैं, क्योंकि आप देखें कि अभी यहाँ पे लोगों को कोई पुख्ता नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो कैसे ख़त्म हुआ, लेकिन जो इतिहासकार है वो ये बेस जो है ये अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कि जो है लोग कुछ महामारी की वजह से मर गए होंगे। ठीक है, या बाढ़ आई होगी उस समय पे, कुछ इस वजह से लोग ख़त्म हो गए होंगे, या भूकंप आया होगा और सारी हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है छोटे छोटे रीज़न जो है वो मानते हैं उनके पतन का। ठीक है, इसलिए कोई मेन रीज़न एग्जैक्टली वन रीज़न जो है नहीं है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, क्योंकि हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें पतन की और मेन रीज़न की, तो बाहरी आक्रमण को भी जो है माना जाता है एक रीज़न। और कुछ इतिहासकार जो है उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो शायद बाहरी आक्रमण के कारण भी हो सकता है कि हुआ हो। और इस बात का कोई संदेह नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्थिक तथा अन्य रूप से पूरी तरह संपन्न जो है सभ्यता थी। और ऐसे नगरों में विदेशी आक्रमण किए जा सकते हैं, जो संपन्न नगर है उसमें विदेशी आक्रमण हो सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ना मिलना इस बात की ओर इशारा करती है कि वो युद्ध कला से निपुण नहीं थे। ठीक है, युद्ध कला में इतने निपुण नहीं थे, यानी इतने कौशल नहीं थे। ठीक है, इस वजह से कोई विदेशी आक्रमण हुआ होगा जिसमें लोग जो है सारे मारे गए होंगे, और इसलिए वह विदेशी आक्रमण जो उनका जो विदेशी क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो उनके पास इतने थे नहीं। ठीक है, और ऐसा कुछ हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इतने उनके अगर हम अस्त्र शस्त्र की बात करें या आक्रमण की बात करें, युद्ध की बात करें, तो हड़प्पा वासी के अगर हम बेसिस पर बात करें तो वहाँ पे कुछ युद्ध का इतना नहीं देखने को मिलता है कि युद्ध में कौशल थे, निपुण थे। तो ये भी एक मेन रीज़न रहा होगा कि जो हड़प्पा वासी है वो विदेशी जो नगर है उन्होंने जो उनको ख़त्म कर दिया होगा, और इस तरह से जो है सारे हड़प्पा जो निवासी है वो सारे मारे गए होंगे और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो और एक रीज़न माना जाता है वो आता है जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के अंत का, क्योंकि जो कुछ इतिहासकार है उनके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। क्योंकि जो इतिहासकार है उनका मत है कि सिंध और राजस्थान, पंजाब आदि में पहले जो है बड़ी मात्रा में जो है वर्षा होती थी, काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा होती थी, और इन क्षेत्रों में घने जंगल स्थित थे जहाँ पे वर्षा होती थी। लेकिन यहाँ के जो लोगों ने नगर निर्माण के लिए बड़े पैमानों पर वनों की कटाई की थी, जिससे यहाँ के जलवायु में परिवर्तन आया, वर्षा कम हो गई, जिससे कृषि की पैदावार जो है कम होने लगी और भूखमरी की स्थिति आ गई, नदियाँ सूख गई और इस सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, तो इसलिए भी जो है माना जाता है, क्योंकि जब डेवलप हो रही थी, काफ़ी डेवलप जो है उस समय की व्यवस्था थी, तो वनों की कटाई जो है काफ़ी मात्रा में जो है काफ़ी तीव्र गति से हो रही थी, जिस वजह से जलवायु में परिवर्तन आया होगा। और जो वर्षा होती थी
क्योंकि बाढ़ भी होती थी हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन वनों की कटाई से फिर वर्षा कम हो गई, धीरे धीरे वर्षा बंद हो गई, तो जिससे क्या हुआ, कृषि का तो एक ही वहाँ पे सोर्स था ना, ज़्यादातर लोग कृषि ही करते थे, तो धीरे धीरे जो है कृषि की पैदावार कम हो गई, ठीक है। और जब खाने को नहीं मिलेगा तो लोग भुखमरी आएगी, तो भुखमरी की स्थिति के कारण जो है उस समय लोग जो है मारे गए होंगे, सूखा पड़ गया होगा, ठीक है, उस टाइम पे। और जब वर्षा ही नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, नदियाँ सूख जाएंगी, जलाशय कुएँ सब सूख जाएंगे, और इस कारण जो है लोग जो है मारे गए होंगे, और इस तरह जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण का सूखा होना, तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए, ईंट पकाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए हड़प्पा निवासी बहुत अधिक लकड़ियां जलाते थे। जैसे कि मैंने अभी से पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है वनों की कटाई होती थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वृक्षों की कटाई होती थी, जिससे क्या हो रहा था कि वर्षा जो है रुक गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। तो क्या करते थे लोग, लकड़ियाँ जो है काफ़ी जलाते थे, किसके लिए, कांसे के उत्पादन, ठीक है, ईंटों को पकाने के लिए, ठीक है, इसके लिए लकड़ियों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जिससे जो आसपास के जंगल वन जो थे वो सब नष्ट हो गए थे, भूमि की जो नमी है वो उसमें कमी आ गई थी, इस कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है मेन रीज़न माना जाता है कि एक अच्छी सभ्यता तो है बट उसके लिए कुछ तो खर्च करेगी, तो वो जो है लकड़ी का ज़्यादा यूज़ करती थी, उसको जलाते थे। एक उस वजह से भी जो है जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसके कारण जो है सूखा पड़ गया, और इस कारण जो है हड़प्पा वासी जो थे उनका अंत हो गया। सो गाइज़, आपका यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है ऑल रीज़न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। काफ़ी सारे रीज़न जो है माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, बट कोई एक मेन रीज़न जो है नहीं है कि सड़क पे कोई हमारे पास एक मेन रीज़न हो जिसकी वजह से हमें ये पुख्ता हो जाए कि हाँ इस बेसिस पे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो जो काफ़ी इतिहासकार है उनका अलग अलग मत है, कोई कहता है बाढ़ की वजह से जो है अंत हुआ होगा, कोई कहता है कि वहाँ महामारी जो है आई होगी, या फिर कोई कहता है कि भूकंप आया होगा, इस वजह से पूरी जो सभ्यता है उसका अंत हो गया होगा, या फिर बाहरी आक्रमण हुआ होगा, इस वजह से कुछ सभ्यता का अंत हो गया। तो कोई मेन जो है रीज़न यहाँ पे हमें नहीं मिलता है कि हम जिससे पुख्ता हो जाए कि हाँ हड़प्पा सभ्यता का अंत इस टाइप से हुआ होगा, बट ये कुछ कारण हैं जिनसे हम मानते हैं कि इस बेसिस पे कि हड़प्पा सभ्यता इस तरह से उसका अंत हो गया होगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है पाषाण कालीन संस्कृति जो है इसके बाद आएगी। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो ऑल कंप्लीट हो जाएगा, एंड इसके बाद हम 4th यूनिट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।